परमपिता बाबा की जय। जय। नमस्कार। आज हम नमस्कार लोग भाई। फिर बैठे हुए हैं और प्रगतिशील ब्रज समाज में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जो पिछली चर्चा हुई थी उससे आगे थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली बार चर्चा थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो उसकी उससे आगे कुछ बात करें तो उसके पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में जो उस दिन हम लोग ने बातें की थी उसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। शिक्षा व्यवस्था में हमने देखा कि हमारे समाज के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, वहाँ पर किस तरह की पढ़ाई हो रही है। फिर हमारे समाज में वो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे कि वहाँ के पढ़े लिखे बच्चों का हम उपयोग कर पाएंगे। तो हमने देखा कि ये तो हमारी शिक्षा हो रही है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था जो आज की चल रही है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कोई तारतम्य नहीं है, किसी तरह की सिमिलरिटीज नहीं है। ये तो मान लीजिए हमने ये एक एक वर्ष में 25,000 30,000 हमने बीए एमए बच्चों को पास कर दिया और उन्होंने उनके सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के थे या साइंस के ही थे, तो उनका हम समाज में कैसे उपयोग करें? क्या समाज को जरूरत है कि है क्या कि एक आदमी बीए हो जाए एमए हो जाए और उसको समाज की उपयोगिता हो जाए? तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बीए एमए पास कर लेने से और फिर समाज में उसकी उपयोगिता तो है नहीं। तो एक चीज और हमने देखी कि जो हमारा ब्रज समाज है इसमें उद्योग धंधे नहीं है या जो है बहुत सीमित है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि जैसे फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्री है, आगरा में शू की इंडस्ट्रीज काफ़ी है, या फिर आगरा का पेठा फेमस है तो पेठा भी काफ़ी बनता है, छोटा मोटा वो भी एक इंडस्ट्री है। लेकिन वो जो इंडस्ट्री है गृह उद्योग के लेवल की है, छोटे छोटे लोग उसको चलाते हैं। इसी तरह से मैनपुरी में तारकसी का कुछ काम होता है, अलीगढ़ में ताला की इंडस्ट्री है, वो भी छोटे स्तर पर होती है। या जरी का काम होता है कहीं कहीं। तो ये जो काम है इसके लिए हमको हालांकि इसके लिए भी स्किल लेबर चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए भी यदि हम उसको एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमको करना है तो ट्रेंड आदमी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए तो कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो हमने एक चीज और देखी कि हमारी जो 4 करोड़ की जनसंख्या है इसमें लगभग 2.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल खेती से जुड़े हैं। तो हमारा जो प्रमुख उद्योग है खेती है, लेकिन खेती से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन खेती की पढ़ाई कहाँ हो रही है? तो हम जो कन्वेंशनल जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा था उसी सिस्टम से खेती कर रहे हैं। थोड़ा हमने कुछ इक्विपमेंट्स को ऐड कर लिए। वो इक्विपमेंट्स क्या है कि ट्रैक्टर हो गया या कुछ और मशीनें आजकल इस्तेमाल करने लग गए हैं जो बड़े बड़े किसान लोग करते हैं। तो वो समाज की जरूरत है, वो बाहर से आ गई मशीनें, उससे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कृषि इतना बड़ा उद्योग है लेकिन कृषि की पढ़ाई नहीं होती। हमने देखा कि हमारे पास में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 9 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, करीब 29 डिग्री कॉलेजेस हैं। जो हमारे पास डाटा था थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि डाटा कुछ पुराना हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। तो ये जो हमारे पास में जो व्यवस्था थी वहाँ पर तो कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास में नहीं है। यदि कृषि विश्वविद्यालय नहीं है तो हम यदि कृषि को और विकास करना चाहते हो, उसका एक उन्नत तरह से खेती करना चाहते हो, तो ब्रज समाज में उसकी व्यवस्था नहीं है। जब ब्रज समाज में उसकी व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा कि हम खेती में पिछड़ते चले जाएंगे या हम किसी को फॉलो करेंगे, हम अपने तरफ से विकास की संभावनाओं को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियां थी। और यही कारण है कि हम लोगों ने देखा है कि जब भी पेपर्स में या इधर उधर जब आता है कि कहीं से
म्यूनसिपैलिटी में या कहीं पर जवानों की भर्ती के लिए या सिपाही की भर्ती के लिए 100 पद होते हैं, 10,000 बच्चों की उसमें एप्लीकेशन आ जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि जो एमए, बीए, पीएचडी किया है वो एक छोटा सा पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उसका यही कारण है, क्योंकि हमारे जो समाज में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, उसका दोनों के कोई पैरेललिज्म नहीं है। तो होना क्या चाहिए? एक तो हमको समाज की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा कि तो समाज में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम ब्रज समाज की रिक्वायरमेंट हम खुद बनाएं। यदि ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे तो क्या होगा कि हम अपने लोगों को वो काम दे पाएंगे। हमने इस बात की भी पिछले उसमें सत्र में चर्चा की थी, पिछले दिन चर्चा की थी कि जितने भी लोग जो खेती में लगे हुए हैं, तो खेती से जो भी अन्न उत्पादन हो रहा है, उस अन्न उत्पादन से जैसे ही फसल पककर तैयार हो जाती है, किसान के पास पैसा आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो मार्केट में जाता है, मार्केट से अपने सामान खरीद लेता है। और उससे क्या होगा कि जैसे उसने सामान खरीदा, जैसे उसने सामान खरीदा तो सामान तो हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, वो बन रहा है कहीं बाहर। तो उस सामान की कीमत हमने जो व्यय की, जो हमने खर्चा किया, वो किसी बाहर चली गई। तो हमारा जो क्षेत्र का विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में इसमें विस्तृत में चर्चा करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। अभी एक प्रश्न और उठता है कि जो भी व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। आजकल के जो हमारी दलगत राजनीति चल रही है, और हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट्स अपने जिस स्तर पर आते हैं, थोड़े बालिग होते हैं, यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में पढ़ने लग गए, तो सबको नेता बनने का शौक हो जाता है। तो क्या ये समाज के लिए अच्छा है? इस पर प्रौथ में इसके ऊपर चर्चा की गई है, क्योंकि हम प्रगतिशील ब्रज समाज में प्रौथ के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जब प्रौथ में इस बात की चर्चा होती है तो उसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट है, जो शिक्षक है, दोनों का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए और बाद में लॉजिकल है। यदि शिक्षक से स्टूडेंट झगड़ा करता रहेगा अपनी मांगों को लेकर के या किसी दबाव में डाल करके, तो होगा क्या? क्या वो शिक्षक अपनी शिक्षा का मैक्सिमम जो उसके अंदर जो भाव है, क्या वो बच्चों को प्रदान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो कमी रह जाएगी। तो ये जो एक जो हमारी दलगत राजनीति की एक व्यवस्था है कि हम बच्चों को लेकर सड़क पर आ जाते हैं, हाय हाय और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, तो उससे क्या हुआ, शिक्षा का माहौल खराब हो गया, शिक्षा का स्टैंडर्ड भी डाउन हो गया। और यदि हमारे जो शिक्षक हैं ये किसी तरह से राजनीति से प्रेरित हो गए तो और भी बद से बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि फिर वो अपने दलगत राजनीति के अनुरूप बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है शिक्षा को राजनीति से अलग किया जाए, जो आज की व्यवस्था में नहीं है। आज की व्यवस्था में क्या है कि हमने देखा है कि जैसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके स्टूडेंट्स यूनियन है, और वो यूनियन क्या करते हैं, सारे जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वो एक्टिव हैं और अपनी अपनी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और चौथी संस्था भी आ जाए। तो इससे होगा क्या, एक जो बच्चे का मन है, एक युवा का जो मन है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक किसी प्रकार की चीज से, जबकि उसका समय क्या है, पढ़ने लिखने का है। उसको अभी बीए करना था, एमए करना था या पीएचडी करनी थी। तो जब तक उसका मन स्वतंत्र नहीं हो रहता,
तब तक वो कैसे इन बातों पर ध्यान दे पाएगा। इसके लिए जरूरत है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको राजनीतिक जो भी परिप्रेक्ष्य चल रहा है, राजनीतिक दशा चल रही है, उससे उसको इम्यून कर दिया जाए। और प्रश्न ये भी उठता है कि सारा पैसा शिक्षा व्यवस्था का यदि सरकार चलाएगी, तो जब सरकार से अनुदान आएगा, उससे ग्रांट आएगा, उससे पैसा आएगा, तो होगा क्या? तब उनका इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा। तो इस पर भी प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, शिक्षा व्यवस्था चलाने का अधिकार किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा। शिक्षा की नीतियां बनाने का अधिकार किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा। ये सारा का सारा अधिकार केवल शिक्षक के पास में होगा। शिक्षक ही शिक्षा की नीति बनाएंगे। वो आगे तक जितनी भी उनकी व्यवस्था होगी, अनुदान पहले ही सरकार से आए, लेकिन अनुदान आने के बाद में जो शिक्षक होंगे वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, स्वावलंबी होंगे कि वो अपनी नीति और व्यवस्था खुद चलाएं। और उसमें भी कहा गया वो जो शिक्षक वो किसी दलगत राजनीति से प्रेरित नहीं होंगे। तो वहाँ ये भी आता है कि स्टूडेंट्स को भी कोई यूनियन जो हमारी बनती है वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह शिक्षक की जो यूनियन है वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। इन शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में यदि किसी तरह की सुविधा को लेकर के कोई बात है, ये तो बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बच्चे अपने शिक्षक से नहीं करेंगे तो किससे कम्युनिकेट करेंगे, और वो उन बातों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हाँ, यदि इन दोनों के संबंध मधुर हैं तो कोई भी समस्या आएगी उसको किसी भी तरह से सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि संबंध मधुर नहीं हो तो तब तो यदि कोई छोटी सी भी समस्या है वो बड़ी समस्या बन जाएगी, या जो काम बिना किसी तकलीफ के भी हो सकता है उसमें तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा होगा। इसलिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में कहा गया कि जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको उसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं रहेगा। प्रौद्योगिकी के प्रणेता ने जो शिक्षक है, जो टीचर है, प्रोफेसर है, उसके बारे में भी कहा वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं है कि किसी ने एमए पास कर लिया, पीएचडी कर लिया, कुछ कर लिया, उसको हम तुरंत वो एलिजिबल हो गया प्रोफेसर बनने के लिए, ऐसा नहीं है। वो तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट की तो होनी चाहिए। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। यदि वो गुण नहीं है तो वो शिक्षक के कहलाने के लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर बेदाग होना चाहिए। तो क्योंकि यदि शिक्षक का चरित्र ऊंचा होगा तो बच्चों के अंदर उसके प्रति एक अच्छी भावना पैदा होगी, और वो क्योंकि शिक्षक उन बच्चों को प्रेरित करेगा कि ऊंचे चरित्रवान के पुरुष बने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए डिग्री के अलावा उसका जो भी नॉलेज है उसके अलावा एक शिक्षक का, प्रोफेसर के अंदर चरित्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर कि प्रभुत्व ने जोर दिया। दूसरा है कि वो आदमी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। हालांकि जो आदमी चरित्रवान होगा तो सत्यनिष्ठ तो होगा ही, ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। फिर ऐसा व्यक्ति समाज में समाज सेवा करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर सेवा की भावना चाहिए, और उसने व्यक्तिगत जीवन में भी सेवा की हो समाज में। क्योंकि यदि सेवा की भावना नहीं है तो
शिक्षा तो सेवा ही है। शिक्षा के लिए शिक्षा एक प्रोफेशन हो सकता है, उसके जीविकापार्जन का साधन हो सकता है, और जीविकापार्जन के साधन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर सेवा भाव हो। यदि सेवा भाव नहीं है तो शिक्षक के लिए योग्य नहीं है। जब शिक्षा की जो बात आती है उसमें आता है कि निस्वार्थ सेवा आदमी करे। निस्वार्थ सेवा का मतलब होता है कि उसमें कुछ अटैचमेंट नहीं है उसके करने से। हालांकि उसका प्रोफेशन है और उसके लिए उसका परिवार को चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, उसको वेतन चाहिए, बिना उसके तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जब वो शिक्षा दे रहा है तो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से उस चीज को दे, ये एक आवश्यकता है। एक चीज उन्होंने और भी कही, उसे लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता। जो एक शिक्षक है, क्योंकि उसके साथ में 30, 40, 50, 60 जो भी बच्चे उससे अटैच होंगे, 100, 200 भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर ये क्षमता हो कि उन बच्चों को गाइड कर सके, कंट्रोल कर सके, नेतृत्व प्रदान कर सके। नेतृत्व का मतलब होता है एक नेता। नेता का मतलब यहाँ ये हुआ कि उसके अंदर एक कमांड हो कि जो वो कहे बच्चे उसको मान लें। यदि ऐसी उसकी पर्सनालिटी है या ऐसा उसका व्यवहार है कि वो बच्चों के साथ में अपनी बात नहीं ठीक से कह पा रहा है, अपना प्रभाव बच्चों पर नहीं डाल पा रहा है, तो वो फिर शिक्षा कैसे दे पाएगा। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर हो। तो ये शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस पर श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने अपने वक्तव्य में ये बात कही है। फिर ये भी बोलते हैं कि प्रभुत्व की व्यवस्था में जो शिक्षक का स्थान होगा समाज के अंदर वो बहुत ऊंचा होगा, और सब उसके लिए, सबके अंदर उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। ये रेसिप्रोकल हो गया, समाज के लिए वो सेवा दे रहा है और वो एक चरित्रवान व्यक्ति है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समाज भी उसको उतनी ही आदर और सम्मान देगा। ये दोनों चीज साथ साथ चलेंगी। ये हम लोगों ने पुरानी व्यवस्था, जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें भी देखा है कि जो शिक्षक होते थे उनका स्थान बहुत ऊंचा होता था। और गुरुकुल की व्यवस्था जो थी, जो कि हमारे प्रवत में के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने भी गुरुकुल की व्यवस्था बोली है, उन्होंने दी है। और गुरुकुल की व्यवस्था सरकार के द्वारा तथा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके द्वारा, दोनों के द्वारा उसका योगदान से चलेगा। वहाँ ये भी वो कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक की स्थिति ये हो जाए कि वो अपने जीवन उपार्जन के लिए वो दूसरों से मांगता रहे। कहते ऐसी व्यवस्था, ऐसी अवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके पास में स्वयं इतना कुछ होना चाहिए जिससे कि उसको खुद ही मिलना चाहिए, जिससे उसका एक जीवन सुगम सुलभ तरीके से आगे बढ़ता रहे। तो वो व्यवस्था प्रवत में दी गई है। अब अब हम आते हैं शिक्षा, जो शिक्षार्थी है, जो पढ़ रहा है, या जो समाज में आदमी पढ़ लिख करके आगे जाएगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा आदमी कौन है। उसको उन्होंने एक जगह परिभाषित किया। उन्होंने कहा पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड पर्सन, वह है जिसने की बहुत पढ़ाई की है, तो पहली रिक्वायरमेंट होगी। जो उसने पढ़ाई की है उसको उसने याद भी रखा है। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़े थे और कल एग्जाम खत्म हुआ, उसके से हम भूल गए, उसके से फिर हम आगे दूसरे क्लास में चले गए और
पिछले जितनी बातें थी भूल गए, बोले ऐसा नहीं। उसने जो भी पढ़ा है, पहले बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ा है उसने उसको याद रखा है। तीसरा, उसको याद रखने के बाद में उसने अपने जीवन में भी उतारा है। ये 3 चीजें जिसके अंदर है, वही आदमी पढ़ा लिखा है, वही एजुकेटेड पर्सन है। नहीं तो पढ़ लिख करके भी यदि हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो बेकार है। यहाँ पर कल हमने एक बात कही थी, वो फिर से मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मॉरल साइंस की जो शिक्षा है, वो छोटे बच्चे से लेकर के और जिस भी क्लास तक आदमी पढ़ रहा है, वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा। क्योंकि हमको एक चरित्रवान व्यक्ति को तैयार करना है। तो मॉरल साइंस ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अभी देखा है कि जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं, तो मॉरल साइंस तो सब्जेक्ट है ही नहीं। वो तो 5, 5, 6, 7 तक ही रहता है। बाद में तो केवल जो सब्जेक्ट्स जिसमें उसको पढ़ाई होती है, उसी सब्जेक्ट में वो रहता है। तो वो बात बोले नहीं, ऐसा नहीं है। मॉरल साइंस का सब्जेक्ट जो है कि समाज में उसको कैसे व्यवहार करना है, उसका व्यवहार, उसका समाज में कैसा व्यवहार हो, और उसका खुद का कैसा व्यवहार हो, इस सब की जो ज्ञान है, और वो उसको हमेशा याद रखना है। तो जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको तो याद रहेगा ही, और उसको अपने जीवन भर उसका पालन करना है, तब वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो ये हमारे प्रवृत्ति में व्यवस्था है कि शिक्षा व्यवस्था में इसको एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। प्रौद्योगिक व्यवस्था में एक चीज और भी कहेंगे कि जो हमारी एजुकेशन है, ये जहां तक हो सकेगी निःशुल्क रहेगी। इसमें फीस नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अर्थ के अभाव में कोई आदमी ये कहे कि मैं आगे पढ़ नहीं सका। ऐसी स्थिति प्रौद्योगिक में नहीं है। यदि आपके पास में पैसे देने के लिए नहीं है और आपके अंदर योग्यता है आगे बढ़ने की, तब भी आप आगे आपको शिक्षा का लाभ मिलता रहेगा। और शिक्षा का लाभ केवल एक स्तर तक नहीं है। जिस स्तर तक आप चाहते हैं, उस स्तर तक की आपको शिक्षा मिलती रहेगी। हाँ, कंडीशन यह है कि उसकी आपके अंदर एप्टीट्यूड हो, आप इस तरह से आगे एक्सेल कर रहे हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ, हम उसके योग्य हैं कि हमको आगे शिक्षा मिलनी चाहिए। और यदि आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी समाज में वो व्यवस्था होगी कि उसे निःशुल्क व्यवस्था दी जाए। और जो लोग फीस दे सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा एतराज नहीं होगा। इनफैक्ट हमारी जो प्रौद्योगिक की व्यवस्था में 2 चीजें हैं जो कि निःशुल्क रहने के लिए उसमें प्रावधान है। एक तो हो गया शिक्षा की व्यवस्था, और दूसरा हो गया चिकित्सा की व्यवस्था। जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है आदमी की, वो भी फ्री रहेगी। ऐसा नहीं कि और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आदमी को काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई चिकित्सा के अभाव में परेशान ना हो, कोई शिक्षा के अभाव में अपने आप को अधूरा न समझे, इसकी व्यवस्था प्रवृत्ति में की गई है। इसमें एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि अभी जो व्यवस्था जो चल रही है, इसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जगह शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट के भी हैं, और प्राइवेट लोगों के हाथ में भी हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो विशेष धर्म और जाति के लिए बने हुए हैं। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो अपने स्कूल चलाती हैं।
मुस्लिम अपने अलग से मदरसे चलाते हैं पढ़ाने के लिए। इसी तरह से जो जैन है वो अपने अलग चलाते हैं। ये लोग ने अपनी अलग अलग व्यवस्था बना रखी है। लेकिन प्रौत में ऐसा नहीं होगा। प्रौत में इस सारी व्यवस्था केंद्रित होगी और एक ही तरह की पढ़ाई सभी को की सभी के लिए होगी। और इसका जो निर्धारण है वो शिक्षा बोर्ड जो होगा, जो कि केवल शिक्षक ही जिसके पार्ट होंगे, कोई राजनीतिक या धार्मिक या कोई संप्रदाय के लोग उसमें हावी नहीं हो सकते। इन लोगों को मिल करके उस सारी व्यवस्था को करना होगा। तो ये व्यवस्था प्रवृत्ति में दी गई है। तो ये इन बातों पर कल हम लोग जब कर रहे थे तो जूम का टाइम जैसे खत्म हो गया तो प्रॉप अप आ गया कि अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो शिक्षा व्यवस्था में हम अपनी बात को यहीं हम समाप्त करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों के जो ये कुछ क्योरीज हैं, किसी तरह के मन में विचार हैं इसको लेकर के, या इसके बारे में कुछ और आगे जानना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट का और टाइम बचा हुआ है, बाद में ये बंद हो जाएगा, तो 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो किसी का कल वीरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, उनकी बात क्लियर नहीं हो रही थी। आज शायद क्लियर है, तो आज कर लेते हैं बात। कल कुछ पॉइंट थे, बात करना चाह रहे थे। हेलो, आवाज जा रही है? जी हाँ हाँ लोकेश, आप बोल रहे थे कुछ? बरसात हो रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है दादा जी? हाँ मेरे पास तो आ रही है, आप बोलिए ना। हाँ हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। एक मिनट। हाँ दादाजी, तो ये मैं कह रहा था, जैसे कुछ प्रश्न उत्तर कर रखा है आपने सेशन अब। हाँ हाँ, उसी के लिए रखा हुआ, राइट। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रश्न पिछली बार अधूरा रह गया था, हाँ बोलिए तो ना। वो तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो शिक्षक में होनी चाहिए, और हम्म जिस तरीके से शिक्षक मतलब करेगा और संभालेगा। लेकिन हम्म उस शिक्षक के लिए जैसे आपने कहा था कि शिक्षक को जो अनुदान मिलेगा वो सरकार की तरफ से मिलेगा। हाँ तो वो अब इस स्थिति में क्या है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में स्थिति है, हम्म वर्तमान में कुछ ट्रस्ट हैं, या ट्रस्ट भी ट्रस्ट को तो खैर गलत हो जाता है, ट्रस्ट वो गलत अपना इंटरफेरेंस करते हैं तो उसको हम्म अपने तरीके से चलाते हैं। हम्म लेकिन जैसे जैसे हमारे आनंद मार्ग स्कूल की बात लेता हूँ, या कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं की बात लेता हूँ, हम्म तो उसमें क्या है कि उनका उद्देश्य है कि वो हम्म स्कूलों को अच्छा चलवाएं और एक हम्म अच्छे सिद्धांत पे काम कर रही हैं। लेकिन हम्म वहां पर क्या है कि आनंद मार्ग के या कोई और आचार्य हैं, तो हम्म उनके पास इतना डाटा और हम्म इतना सिस्टम नहीं है कि वो उस तरीके से करें। वो उनके पास क्या है कि सीबीएसई बोर्ड की डाटा है और वो उसी को चलाते हैं, हम्म सीबीएसई बोर्ड की डाटा को। तो तो बाबा के सिस्टम के डाटा को जो आपने कहा कि हम्म एक आध्यात्मिक नैतिकता के साथ में हम्म, रोजगार परक शिक्षा भी मिले, हाँ वो हाँ उसको थोड़ा दबाकर मेन उद्देश्य रह जाता है रोजगार परक शिक्षा और जो वर्तमान शिक्षा है उसकी हम्म तरफ फोकस करने का। तो हम्म जो उनको ऐसी ट्रेनिंग दिलवाएं या किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम्म उनको ऐसी ट्रेनिंग मिले, क्योंकि जो हमारे स्कूल हैं वो ही काम नहीं करेंगे तो हम्म। हम आदर्श कहाँ प्रस्तुत करेंगे। अ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो समाज की जो व्यवस्था आएगी, प्रभुत्व पर हम बात कर रहे हैं, प्रभुत्व पर आधारित। तो हाँ हाँ
उस प्रभुत्व के आधारित व्यवस्था में कैसा होना चाहिए, जो हमारे बाबा ने बताया है, उसकी हमने चर्चा की। अभी क्या व्यवस्था है, अभी व्यवस्था तो ठीक है नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये होता कि आजकल का जो सिस्टम है, जो मिनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस उसको बोलते हैं, कि जैसे क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं या जैन्स हैं या सिख हैं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिए, या अनमार्ग ने मान लो क्रिएट कर लिए। हर एक आदमी अपने अलग अलग ढंग से शिक्षा देगा, बच्चों को अलग तरह से मोल्ड करेगा, मतलब कि ऐसा होना ठीक नहीं है। तो ये जो शिक्षा कैसी होगी, ये तो डिसाइड करेंगे शिक्षक लोग मिलकर के। ये जितने भी शिक्षक होंगे उसमें भी तो एक वरीयता होगी ना, जो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक स्तर पर आए जो 60 साल के जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो बैठकर एक बोर्ड बना लेंगे, और उस बोर्ड के द्वारा वो तय करेंगे कि बच्चों को किस तरह से, किस स्तर की शिक्षा और क्या क्या इनको पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। ये जो व्यवस्था होगी सबके लिए एक होगी। और हमने बोला कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो होंगे नहीं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो भी होगा सबके लिए कॉमन होगा, और सब ये सारी व्यवस्था सरकार करके देगी। तो फिर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। अभी क्या होता है, क्योंकि अभी मान लीजिए आप क्रिश्चियन स्कूल में गए, तो वो तो पहले जीसस क्राइस्ट उसकी वो प्रार्थना कराएगा, मैरी क्या है, वो क्या है, उनके कौन से बड़ा दिन आया, छोटा दिन आया, उसके बारे में सब बताते रहते हैं। हाँ, या उनके जो अपने गीत हैं, उस गीत को गवाते हैं। हाँ, तो लेकिन हम ऐसी व्यवस्था नहीं देंगे, वो व्यवस्था सबके लिए। और फिर वो व्यवस्था एक सत्य पर आधारित, कल भी हमने उसको बोला था, ऐसा नहीं, बहुत सारी जैसे फैंटेसीज होती हैं। फैंटेसीज मतलब एक कल्पित कोई चीज है, जैसे हमारे यहाँ उड़न खटोला था, तो आदमी उड़ के गया, हनुमान जी गए, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। अब इससे क्या होता है कि बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही। वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी पहाड़ उठा करके ले आए। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी, उसमें सत्यता के ऊपर ज्यादा होगी, ये उसका जो वैज्ञानिक आधार है उसके ऊपर होगा। ठीक है दादाजी। ये बात तो है ही दादाजी, एकदम सही है। लेकिन इसमें ये है, जैसे हम ब्रज समाज की एक रूपरेखा पर बात कर रहे हैं, हाँ, कि ब्रज समाज की व्यवस्था किस तरीके से होगी। हाँ। लेकिन लेकिन ये जैसे कि अभी तो हम लोग सब आनंद मार्ग से जुड़े हैं, हम तीनों लोग जी। अभी तो। हाँ, लेकिन कोई और जैसे आता है, जैसे मोहित जी आए थे, या कोई और कांता मंदिर से, या कोई भी और आता है, तो वो इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते कि इनका उद्देश्य किस पे बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान से ये कैसे जुड़े हैं। नहीं, तो जो प्रवृत्ति की व्यवस्था बाबा ने दी, वो आनंद मार्ग के लिए नहीं दी उन्होंने, वो तो पूरे विश्व के लिए दी है ना। अब नहीं, उसको इसमें एक चीज में आनंद मार्ग को एक समय इसके लिए अलग कर दो। जब हम प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो आनंद मार्ग की बात नहीं हो रही है, ये हो रही पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए, चाहे कोई आनंद मार्गी या नहीं है। हाँ, अब ये देखना है कि जो व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो आदमी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। हम ऐसी कोई चीज नहीं बताएं और ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि वो ऑफेंडिंग फील हो, है कि नहीं। तो जो चीज सत्य पर आधारित है वही सब कुछ रहेगा। हाँ, और ऐसा है ना दादाजी, जैसे कुछ स्कूल भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, ब्रज समाज के लड़के हैं, तो वो उनको भी ये महसूस हो, क्योंकि शिक्षा का विषय ऐसा है ना, ज्वलंत विषय, तो और सबको प्रभावित कर रहा है ये। तो इसके लिए एक इस तरीके से कुछ हम वर्तमान में एक, जैसे हमने प्लानिंग तो आपने बहुत अच्छी बताई, जो प्लानिंग मेन मतलब यही एक आधार है। तो अब उस आधार को हम किस तरीके से एक जोड़कर ये दिखाएं कि आप अगर चाहो तो, अगर स्कूल चाहें तो छोटे स्तर पे इस तरीके से काम भी कर सकते हैं, या ब्रज के क्षेत्र में हम अगर कोई काम करना चाहे, क्योंकि अभी तो क्या है कि हमारा संगठन भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि हम ब्रज में कुछ प्रैक्टिकल दिखा पाए, या प्रैक्टिकल तो हम नहीं कर, हम तो
एक कोई ये जानना चाहेगा कि प्रगतिशील ब्रज समाज में आपकी शिक्षा नीति क्या है, आप कैसी व्यवस्था चाहेंगे, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट हमारा कैसी व्यवस्था होगी, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है, वो हम सबको बता देंगे। हाँ, हमने खुद कर पाए हैं, हमारे पास उतना हम सक्षम है, हम नहीं है, हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे पास में विचार है, और वो विचार है अकाट्य है। मेन चीज है कि कोई एक ये होता है कि अब हमारे पास सब कुछ सब इतने संसाधन होते तब तक तो प्रौद्योगिकी आ गया होता है कि नहीं, तो वो नहीं है, लेकिन आदमी शुरुआत तो कहीं से करेगा ना। तो वैचारिक ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसके ऊपर हमारे पूरे विचार हैं और उन विचारों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। नहीं, कोई कहता है कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं आपका ये सिस्टम बहुत अच्छा है, हाँ, हाँ, कोई कहता है कि आपका विचार बहुत अच्छे हैं, हम इन विचारों को प्रैक्टिकली मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो उसको वो क्या, उसके लिए हम क्या कहेंगे? नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में जुड़ने के लिए बोलेंगे और क्या, साथ में। नहीं, जैसे स्कूलों को ऐसा है ना। अब हमारे पास ब्रज हाँ, क्षेत्र में जैसे कोई वो कहता है कि स्कूल हम शिक्षा नीति पे। नहीं, अभी देखो हमारे ब्रज क्षेत्र में कितने स्कूल हैं, मेरे ख्याल से 3 स्कूल हैं और बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं। एक फतेहगढ़ में है जो मुझे मालूम है, एक आगरा में है। आगरा में स्कूल नहीं है ना, लेकिन दीदी लोग का आगरा स्कूल। में स्कूल है, अच्छा, आगरा में स्कूल है, पर वो दीदी बहुत लोगों के लिए वैसे है। स्तर पर है अभी। हाँ, हाँ। और बदायूं में भी एक छोटा सा स्कूल है, वो भी छोटे स्तर पर है। तो वो व्यवस्था तो हम लोग पास में अभी है नहीं, ये तो सत्य है। अभी 3 स्कूल है अभी। कभी फतेहगढ़ बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था कि एक जमाने में, जब हम छोटे थे, हमको मालूम है कि हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर 8-10 रिक्शे होते थे, बच्चों को लेकर के आते थे, और वहाँ का नामी ग्रामी वो स्कूल था आनंद मार्ग का। लेकिन आज वो व्यवस्था वहाँ पर नहीं रह गई, उस तरह से नहीं चल पा रहा है। खैर वो एक अलग है, लेकिन अभी ये है कि हम जब हम ब्रश व्यवस्था हम लेकर के आएंगे, तो उसमें कैसा सिस्टम होगा, उस सिस्टम की रूपरेखा हमारे पास में है, वो हम सबको बताएंगे, जरूरत पड़ने पर हम बताएंगे। ये हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम सबको दादाजी इसके बारे में इसमें, जानकारी होनी चाहिए। हाँ दादाजी इसमें एक चीज है। जैसे 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 आपने शॉर्ट में मैं बोलूंगा, वरना जूम का टाइमिंग भी खत्म हो रहा है। खत्म ही हो रहा है बस, ये, हाँ 2-3 बाकी हैं। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, तो उसमें उसमें मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जैसे हमने जिस जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हाँ, और कोई भी उस विषय पर काम कर रहा है, मान लीजिए हाँ, शिक्षा है या चिकित्सा है, तो हाँ, हाँ, शिक्षा चिकित्सा पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, हाँ, तो उस विषय पे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, अगर मान लीजिए हम जैसे ब्रज के क्षेत्र में है, कहीं काम करते हैं, तो हाँ, और लोगों को हम ये दिखा सकते हैं कि आप अगर कुछ अपने स्कूलों में, जैसे मान लीजिए चपराई में कोई दादा स्कूल चलाते हैं, या कोई हमारा सिंपैथाइजर भाई अलग कोई स्कूल चलाता है, तो हम उनको शंभू शिवानंद दादा या और जो गुरुकुल हैं, वो गुरुकुल का कंसेप्ट भी मुझे बहुत कुछ आनंद मार्ग से मिलता जुलता लगा। जहां तक हमें वो मैटर मिलेगा, उसको हम लेकर हाँ, उनके सामने हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपको हम ये मैटर दे सकते हैं, आप अपने स्कूलों में कराओ। हाँ, तो वो लोगों को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसके लिए हम करवाने के लिए भी तैयार हैं, करने के लिए और तैयार थे। व्यक्तिगत स्तर पे हम भी करते हैं, जैसे मैं हूँ तो। नहीं, हाँ, शंभू शिवानंद तो दादा से वो बात करके वो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। अब वो कितना समय दे पाएंगे, हाँ, लेकिन वो व्यवस्था है हम लोग के पास में। गुरुकुल के बारे में तो बाबा ने बहुत कुछ बोला है, हाँ, हालांकि वो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास में, तो लेकिन उन लोग के पास में है। वो बहुत सारे लिटरेचर अभी तक प्रिंट नहीं हो पाए हैं, या प्रिंट हुए हैं तो मान लीजिए बांग्ला में हुए हैं, उसका हिंदी इंग्लिश में नहीं है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बाबा ने इसके ऊपर पूरी व्यवस्था की कि कैसे गुरुकुल चलेगा। और यहाँ तक कि ये, बाबा ने तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो ABCD या काका काका की जो बुक्स है, उसको डिजाइन करके दिया है। बाबा ने बोला कि जो बच्चों को पिक्टोरियल चीज ज्यादा होनी चाहिए, बच्चे पढ़े कम लेकिन देखे ज्यादा, उससे क्या होगा, हाँ, हाँ, उसके मन में ज्यादा बैठेगा। हाँ, तो हाँ, हाँ, और इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने दी है कि कैसे कैसे बच्चों को हाँ, हम पढ़ाएं, कैसे उसको ज्यादा ध्यान रहेगा बच्चों को पढ़ने लिखने में। तो हाँ, हाँ।
ठीक है, अभी देखते तो हैं। ऐसा ऐसा हाँ बहुत सारा लिटरेचर भी मेरे पास है, हाँ और बहुत सारा इस तरीके से मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा बाबा का सिस्टम भी अगर मिले थोड़ा, हाँ तो उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों तक वो थोड़ा पहुंचेगा, बाबा का सिस्टम मिल जाए तो हमारे काम में हाँ। थोड़ी सी एक नहीं, वो परिपक्वता आएगी। उसके लिए शंभू शिवानंद दादा से बात करनी पड़ेगी, बिना उसके तो, हाँ, क्योंकि उसमें बात करता हूँ। डिटेल्स तो उन्हीं के पास में ज्यादा अवेलेबल है। अच्छा, हाँ कल वीरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, कुछ है क्या? अभी भी कुछ बात है? सुन रहे हैं? अब ये एक मिनट अपना ये, दादाजी कहाँ है वीरेंद्र दादा? अरे ये उन्होंने अपना म्यूट करके रखा हुआ है, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अब तो माइक ऑन कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, ऑन हाँ किया, ठीक, ऑन हाँ किया। ठीक, अभी आप बोल सकते हैं। हाँ अभी क्या हाँ, दो, मैं 2 मिनट बाकी है केवल, मैं अभी जूम खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैं मेरा कल कहने का मतलब ये था कि मॉरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, हाँ इसका लोअर लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक का एक सिलेबस तय करना पड़ेगा, हाँ, सिलेबस रहेगा उसका डिवाइड एक। करना पड़ेगा, हाँ सिलेबस तय करना पड़ेगा। हाँ तो ये सब चीजें तो हम लोग जब भी कर पाएंगे, हमारे लोग या हम लोग जब हम इस व्यवस्था में आ जाएंगे, जब हम इस व्यवस्था में आ जाएंगे, हाँ हाँ, तभी कर पाएंगे। थोड़ा बहुत व्यवस्था। जब होगी हाँ तो तब, तभी तो हाँ ये जो बातें हो रही है उसी में की हो रही है। जब ऐसा हमारे हाँ सिस्टम बनेगा तो उसमें क्या होगा। अब जैसे हाँ मॉरल साइंस में जब नियम आ जाता है, हाँ, हाँ बाबा ने 5-10 सील दिए, जो हम लोग को चेरेसर में हम हाँ देखेंगे ना, वो बाबा ने 15 नियम दिए हैं, 5-10 सील नियम है, जम नियम है, 16 पॉइंट्स हाँ है, इस तरह के और भी बाबा ने कहीं कहीं चर्चा की इस हाँ, संबंध में। इन सारों का बिल्कुल। कॉम्बिनेशन करके वो एक सिलेबस तैयार होगा इसका। तो सिलेबस तैयार होगा, हाँ तो सिलेबस तैयार होगा, इसी पे रिसर्च भी होंगे, बहुत पीएचडी वगैरह हाँ होंगी इसी पे। हाँ हाँ, इस पर बहुत हाँ कुछ इसी, होगा। क्योंकि एक होता हाँ ये तो हम जब बहुत बड़ा दूसरा नया सब्जेक्ट होगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा ये, सब्जेक्ट में, और हम जैसे बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हम बताते हैं तो क्या उसको बोलते हैं, इसको मान लो, वो मान जाता है। लेकिन हाँ जब हर हाँ, आदमी को बताएंगे तो उसके लॉजिक भी समझाएंगे ना। ये तो हम बोलते लॉजिक हैं भी समझाएंगे। ये आपको ऐसे नहाना चाहिए, बाबा ने विधि दिया नहाने की, तो ऐसा क्यों नहाना हाँ चाहिए, हाँ उसका कारण है, तो उसको हाँ, बताना पड़ेगा। कारण है, और उसके ऊपर जितना बताना रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके जो भी आउटकम हो रहा है, अब वो जब हम हाँ किसी बड़े आदमी को बताएंगे ना, तब उसको ज्यादा हाँ विश्वास हाँ, होगा। हमके हमारे बोलने तब से ज्यादा विश्वास नहीं इफेक्टिव होगा। होगा। हम्म। तो ये हाँ सारी बातें होंगी, हाँ ये सारी बातें होंगी। तो हाँ इसीलिए हाँ, बाबा ने कहा, लेकिन ये जो चीजें हर स्तर पर होंगी। ऐसा नहीं है कि हर अब स्तर पर, प्राइमरी से। प्राइमरी स्कूल के बाद हमने छोड़ दिया, बच्चों को बताया नहीं कि क्या होना चाहिए हाँ कैसा। हाँ हाँ अच्छा, एक चीज हम आप दोनों से पूछना चाह रहे थे कि हाँ। अभी जैसे 2-3 लेक्चर्स आप लोगों ने देखा